हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमको एजुकेशन। मैं शिवानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अकबर के नवरत्नों के बारे में कि किस तरह से जो अकबर थे उनके कोर्ट में उनके जो 9 सदस्य थे वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिनको 9 जेम्स के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने आपको अकबर की बायोग्राफी बताई थी, कि अकबर कोई पहले ऐसे नहीं थे जिनके कोर्ट में नवरत्न थे, बल्कि इससे पहले जो चंद्रगुप्त थे उनके कोर्ट में भी उनके नवरत्न थे। तो सेम उसी तरह से अकबर के कोर्ट में भी उनके जो 9 जेम्स थे, जिनको बहुत ही हम सभी उनके नाम जानते हैं, और एक एक करके मैं आप आज को उन्हीं के बारे में बताऊंगी कि सब में ऐसा क्या खास था जो वो अकबर के 9 जेम्स में शामिल हुए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अकबर था वो रिलीजियस टॉलरेंस को फॉलो करता था। तो इसी वजह से जो उनके नौबस थे या फिर जो उनके ये नवरत्न थे, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ सारे मुस्लिम ही थे, कि वो अपने ही धर्म के लोगों को मानते थे, बल्कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम आपको दोनों देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जो अकबर के नवरत्न है एक एक करके मैं आपको उनको डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ पढ़ाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए। सबसे पहले बात करते हैं नवरत्न की जो अकबर के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अकबर था एक बहुत बड़ा रिफॉर्मिस्ट था, वो हमेशा सुधार करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। चीज़ों को चाहता था कि पीसफुली हो जाए या ट्रीटी करके हो जाए। और जहाँ लड़ाई झगड़े की बात है तो मैंने आपको बैटल्स के बारे में पढ़ा दिया है, तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि बैटल्स भी वो किस तरह से लड़ता था। ठीक है, हमेशा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको अपोज करने की कोशिश करता था। इसी वजह से अपने कोर्ट में या फिर मिलिट्री पोजीशन पे कभी उसने ऐसे नहीं किया कि सिर्फ मुस्लिम्स को पोजीशन दिया, बल्कि जो लायक था, अब वो चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, उसने सबको अपने कोर्ट में जगह दी है। काफ़ी टॉलरेंस था ये। ठीक है, और इसी के चलते उसके कोड में जो 9 जेम्स हैं उसमें हमें दोनों ही देखने के लिए मिलते हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी। उनके जो 9 जेम्स थे उसमें राजा बीरबल थे। ठीक है, राजा बीरबल हिंदू थे। मियाँ तानसेन, अबुल फजल, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, मिर्ज़ा हकीम, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, तो ये 9 जेम्स थे उनके कोर्ट के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उनके लिए। एक एक करके पढ़ते हैं सबके बारे में। सबसे पहले राजा बीरबल के बारे में। ऐसा कोई होगा जो उनके बारे में नहीं जानता होगा। हम सबको पता है कि अकबर के बहुत ज़्यादा खास थे राजा बीरबल। यहाँ तक कि जो राजा की उपाधि थी इन्हें, वो भी अकबर ने ही दी थी। मतलब वो इनसे बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, बहुत अच्छे मित्र थे इनके बीरबल। ना केवल एक हम कहेंगे कोर्ट में मिनिस्टर की तरह, बल्कि वो इनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। ऐसा कहते हैं कि जब जो बीरबल थे उनकी डेथ हुई थी, जब बीरबल को मारा गया था कश्मीर में, उसके बाद जो अकबर थे उन्होंने 3 दिन तक खाना भी नहीं खाया था, वो इतने ज़्यादा खास थे। ही प्लेड द रोल ऑफ द कोर्ट जेस्टर इन द कोर्ट ऑफ द अकबर। तो मेनली जो काम था बीरबल का उनके कोर्ट में वो ये था कि उनको एडवाइस करना। जब भी उनको सलाह चाहिए होती थी अकबर को, तो वो इनसे सलाह मशवरा करते थे। जो बीरबल का जो अपना जो ओरिजिनल नेम था, जो रियल नाम था, वो था इनका महेश दास। ठीक है, लेकिन बाद में इनको राजा बीरबल का नाम दिया जाता है अकबर के थ्रू। ठीक है, वैसे अगर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि राजा बीरबल का अपना रियल नेम क्या था, तो वो था महेश दास। लेकिन जब वो कोर्ट में आते हैं अकबर के, तो उनको जो अकबर है वो एक उपाधि देता है राजा बीरबल की। एक बहुत बड़े ग्रेट सिंगर भी थे और साथ में पोइट भी थे ये मुगल कोर्ट के अंदर। ठीक है, मास्टर थे संस्कृत लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में। तीनों ही लैंग्वेज इनको आती थी। मिलिट्री हो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, ये अकबर को प्रोवाइड करते थे। और एक बैटल होती है जिसमें इनकी डेथ हो जाती है, जब ये अफगानी जो ट्राइब्स होते हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जाते हैं। ठीक है ना, कश्मीर में। तो वहाँ पर जो बीरबल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, आपको जैसे मैंने बताया था, जब मैंने आपको एक लेक्चर में मैं आपको पूरा जो अकबर है उसकी रिलीजियस पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि जो अकबर है उसने एक दिन है इलाही करके एक रिलीजन अलग से वो इस्टेब्लिश करना चाहता था। ठीक है, उसने किया भी था ये। हालांकि ये इतना ज़्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर नहीं हो पाता है, लेकिन ये दिन है इलाही जो धर्म होता है, इसको जो सबसे पहले जो एक्सेप्ट करता है, जो उसमें शामिल होता है, वो कोई और नहीं बल्कि वो इनके दोस्त अकबर का दोस्त बीरबल ही होते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले इस दिन है इलाही को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, 1582 में ये दिन है इलाही आया था, जिसमें 1582 में, सॉरी। ठीक है, जिसको बीरबल एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा बीरबल के बारे में था, मैंने आपको बता दिया। हालांकि हम सब राजा अकबर और बीरबल की स्टोरी से सब हम अच्छे से अवगत है कि किस तरह से जो उनकी स्टोरीज़ है अब तक भी हम लोग सुनते हैं। तो इसीलिए जो अकबर थे उनके लिए जो बीरबल थे वो बहुत ज़्यादा खास थे और उनके नवरत्नों में से एक थे। अब बात करते हैं तानसेन की। कहते हैं तानसेन जैसा जो म्यूजिशियन है वो ना तो कभी था और ना कभी आया था। कहते हैं इनके राग ऐसे थे कि इनकी राग को सुन के बारिश भी होने लग जाती थी, जो मोर थे वो नाचना शुरू कर दिया करते थे। जो रामतनु वॉज इज बर्थ थीम एज वॉज अ डिसिपल ऑफ द स्वामी हरिदास। इनका भी जो शुरुआती नाम था वो रामतनु था। कहते हैं कि ये हिंदू थे, बाद में आके ये अपना जो धर्म है उसको बदल लेते हैं, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब इनको नाम मिलता है तानसेन।
ये डिसिपल थे, इनके गुरु थे स्वामी हरिदास, ठीक है ना। शुरुआत में इनके गुरु हरिदास थे, लेकिन बाद में फिर ये अपना और जो म्यूज़िक है उसको और सीखते हैं, और फिर ये अपना जो गुरु है उसको बनाते हैं हज़रत मोहम्मद गौस को, ठीक है। तो इनके दो गुरु के बारे में बता दिया मैंने आपको, स्वामी हरिदास और हज़रत मोहम्मद। बाद में चल के अकबर के कोर्ट में एक बहुत बड़े म्यूजिशियन के तौर पर ये जाने जाते हैं, और इन्होंने बहुत सारे राग लिखे, जितने राग इन्होंने लिखे उसके बाद किसी ने इतने ज़्यादा जो राग है वो नहीं लिखे। ध्रुपद कंपोजिशन एक बहुत ही बड़ा जो एपिक माना जाता है, उसके भी जो कंपोजर थे वो यही थे। बहुत सारे राग वगैरह इन्होंने कंपोज किए, ठीक है। कुछ क्लासिकल जो बुक्स हैं म्यूजिक के ऊपर, जिसमें श्री गणेश स्तोत्रा है, संगीता सारा है, वो सब किसकी दी हुई है, सब वो तानसेन की ही लिखी हुई है। तो आप ये याद रखना कि जो श्री गणेश स्तोत्र है और जो संगीत सार है वो किसने लिखी हैं, तानसेन ने लिखी हैं। और इनके जो गुरु थे वो स्वामी हरिदास थे, और दूसरे गुरु उनके हजरत मोहम्मद थे। इनका जो बचपन का जो नाम था, रियल नेम था, वो रामतनु था, और बाद में इनका जो नाम पड़ता है वो है तानसेन। थर्ड जैन की बात करते हैं, जो तीसरे नवरत्न थे वो कोई और नहीं बल्कि वो थे राजा टोडरमल। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे मुगल एम्पायर में। हालांकि जो ये इनकी सर्विसेज हैं वो सुर डायनेस्टी के टाइम से हैं। इन्होंने शेर शाह सूरी के टाइम पे भी जो अपनी सर्विसेज है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उसमें तब भी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बाद में वो अकबर के टाइम तक भी जो अपनी सर्विसेज है वो जो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर वो अकबर के कोर्ट में उनके नवरत्नों में शामिल रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थे राजा टोडरमल अकबर के लिए। इन्होंने यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड वेट्स वगैरह, मेजर्स वगैरह, लैंड सर्वे, सेटलमेंट सिस्टम, रिवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इन सब कामों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से संभाल रखा था। कुछ वेट्स और मेजर्स को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उस समय। लैंड सर्वे जो सेटलमेंट जो सिस्टम था वो भी टोडरमल का ही था, जो मतलब उनके दिमाग में जो भी आइडियाज़ आते थे उस समय एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो अकबर को बताते थे। जो पटवारी सिस्टम था उसको भी कौन मेंटेन करते थे, राजा टोडरमल ही मेंटेन करते थे। और ये जो सिस्टम था पटवारी की मेंटेनेंस वाला, हालांकि ये इतना फेमस होता है राजा टोडरमल का कि आगे चल के जो ब्रिटिश होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, वो भी इसको फॉलो करती है, ठीक है। तो ये इनके थर्ड नवरत्न थे अकबर के। आगे देखते हैं। उसके बाद आता है अबुल फजल, ठीक है ना। अबुल फजल वही है जो मैंने आपको बताया कि अबुल फजल को कौन मरवाता है, इसको जहांगीर मरवाता है, क्योंकि अबुल फजल और जहांगीर के बीच में पहले से ही कुछ जो उनकी प्रॉब्लम चलती रहती हैं। क्योंकि मैंने, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है मेरा अकबर वाला, तो आप वो देखिए, मैंने उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है कि अबुल फजल और जहांगीर के बीच में क्या यहाँ पर कहेंगे कि एक दोनों के बीच में ना बात बिगड़ी होती है। वो इस तरह से होती है कि जो अबुल फजल होता है वो अपने क्रॉनिकल में या फिर अपने थ्रू ये बात कह देता है कि एक बार जब अकबर की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो ये रीज़न देता है कि जो सलीम है, जो जहांगीर है, उसने अकबर को पॉइजन दिया है इस लालच में कि थ्रोन पर वो मिल जाएगा, अकबर की डेथ के बाद थ्रोन उसको मिल जाएगा। हालांकि बाद में जो ये पूरी तरह से ये जो बात है ये गलत निकलती है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ सलीम, हम कहेंगे जहांगीर की और अबुल फजल की दुश्मनी हो चुकी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अबुल फजल की, ठीक है। तो अबुल फजल का जो रियल नेम होता है वो होता है शेख अबुल अल फजल, ठीक है ना। इन मुबारक इज ऑल्सो नॉन एज, ये मतलब बहुत सारे इनके नाम दिए हुए हैं, पूरी तरह से ये आप देख लेना, ठीक है। अबुल फजल, ठीक है ना, और ये अबुल फदल अलामी इनके नाम होते हैं। अकबर नामा और आईन अकबरी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज हैं अकबर की, और इनको किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि अकबर नामा और आईन अकबरी किसने लिखा है, तो आप क्या बोलेंगे, अबुल फजल ने, ठीक है। इन्होंने बाइबल को भी ट्रांसलेट किया पर्शियन लैंग्वेज में, बाइबल होती है, ठीक है, उसको इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। ये भी प्राइम मिनिस्टर की तरह ही काम करते थे, और ही वॉज अ चीफ प्रिस्ट ऑफ द दिन इलाही। मैंने कहा था ना कि जो अकबर है वो अपना एक धर्म को स्टार्ट करता है दिन इलाही को, तो इसके जो चीफ प्रिस्ट होते हैं, जो उसको लीड कर रहे होते हैं दिन इलाही को, वो कौन होते हैं, वो भी अबुल फजल होते हैं। और हालांकि फिर मैंने आपको बता ही दिया, जो जहांगीर होते हैं वो जब जहांगीर को, जो अकबर होता है, जो बंगाल का उनको गवर्नर बना देते हैं, तो बार बार रिबेल करते हैं, वो बार बार कुछ ना कुछ विद्रोह छेड़ते रहते हैं। तो जो अकबर होता है वो अबुल फजल से कहता है कि तुम जाके जो सलीम है उसको बना कर लेकर आओ, और जब अबुल फजल वहाँ पर पहुँचता है तो जहांगीर को मौका मिल जाता है बदला लेने का, ठीक है। और वो अबुल फजल को, जो उनके फ्रेंड होते हैं बीर सिंह बुंदेला की मदद से, वो अबुल फजल को ही हत्या करवा देता है। हालांकि यहाँ बाद में जो अकबर है उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जो अबुल फजल थे इस तरह से मतलब उनकी डेथ होती है, मैंने आपको बता दिया है। तो ये भी एक नवरत्न में से शामिल थे अकबर के कोर्ट में। उसकी बात करते हैं फैज़ी की। फैज़ी का अगर असली नाम की बात करें तो इनका नाम था शेख अबुल ए फैज़ मुबारक, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा फेमस थे अपनी पोइट्री की वजह से, है ना, अपनी पोइट्री की वजह से। और ये किसके भाई थे, ये अबुल फजल के ही भाई थे, जिनके बारे में मैंने आपको अभी पढ़ाया है, उन्हीं के भाई थे, अबुल फजल के भाई फैज़ी। ये भी अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और इनको अकबर ने एक स्टेटस दिया हुआ था मलिक उश शुरू का, ठीक है ना, कोर्ट पोइट का। इनको हम कहें तो अकबर के कोर्ट पोइट होने का इनको एक स्टेटस मिला हुआ था। इन्होंने जो लीलावती, एक संस्कृत वर्क है मैथ्स का, ठीक है ना, ये जो मैथ्स का है, जो 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 भास्कराचार्य थे, उन्होंने ये मैथ्स में ये पूरी की पूरी जो हम कहेंगे एक बुक तैयार की थी, लेकिन ये संस्कृत लैंग्वेज में थी। तो इस लीलावती बुक को इन्होंने ट्रांसलेट किया था, ठीक है। महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता, इसको भी इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में
ट्रांसलेट किया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पर्शियन लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मुगलों के ऊपर, तो इसीलिए जितनी भी जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो उनको पर्शियन लैंग्वेज में इसलिए ट्रांसलेट करवाते थे जिससे कि जो पर्शियन जो लोग हैं वो उस चीज़ को पढ़ सकें जिनको संस्कृत नहीं आती है। ठीक है, बाकी उनको पता था कि जो बुक्स वगैरह कितनी अच्छी है, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, वो समझना चाहते थे, इंडिया के कल्चर को समझना चाहते थे, तो इसीलिए इन बुक्स को ट्रांसलेट करवाया गया अकबर के द्वारा, फैजी ने जिनको ट्रांसलेट किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लीलावती को जो ट्रांसलेट है, जो संस्कृत वर्क था मैथ्स का, उसको किसने ट्रांसलेट किया? तो फैजी ने किया। और बाद में जो महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता है उसको भी पर्शियन में ट्रांसलेट किसने किया? फैजी ने। राजा मान सिंह की बात करते हैं तो देखिए जो राजा मान सिंह है वो मतलब वो रूलर थे। ठीक है, राजपूत रूलर थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजपूत रूलर थे, जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी ब्रेव थे। और ये भी जो अकबर है उनके नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, रॉयल कोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन थी राजा मान सिंह की भी। और एक बहुत बड़े हम कहेंगे अकबर की जितनी भी जो आर्मी को लीड किया है ज़्यादातर वो राजा मान सिंह ने किया या फिर आशफ खान ने किया, लेकिन यहाँ बात करते हैं राजा मान सिंह की। जो राजा मान सिंह थे ये बेटे थे भगवान दास के, और भगवान दास की ही बहन थी जोधाबाई जिनसे अकबर की शादी होती है। ठीक है, तो कहीं जो राजा मान सिंह थे ये जो बहारमल है, ठीक है ना, उनके पोते थे ये। ठीक है ना, राजा बहारमल के दो बच्चे थे, मतलब उनके एक तो बेटा भगवान दास था और उनकी बेटी थी जोधाबाई। ठीक है, जोधाबाई की शादी हो जाती है अकबर से, और जो राजा भगवान दास होते हैं उन्हें सीनियर पोजीशन मिल जाती है अकबर के कोर्ट में, और उन्हीं का बेटा होता है राजा मान सिंह। ठीक है, और इनको नवरत्नों में शामिल किया जाता है अकबर के। ये बहुत सारी बैटल लड़ते हैं, इंक्लूडिंग जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी थी महाराणा प्रताप के साथ, वो भी राजा मान सिंह ने ही लीड की थी अकबर के साथ मिलकर। ठीक है, तो राजा मान सिंह भी अकबर के जो कोर्ट थे उसमें नवरत्नों में शामिल थे, क्योंकि कहते हैं कि बहुत मतलब हम कहेंगे एक बहुत अच्छे सेनापति के तौर पर इनको जाना जाता था। उसके बाद बात करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना की। ही वॉज द सन ऑफ द बैरम खान। मैंने आपको बताया था जो बैरम खान है वो कोई और नहीं, हम कहेंगे कि मुगल डायनेस्टी में कटप्पा का रोल प्ले किया है उन्होंने, और अकबर को का पालन पोषण है वो बैरम खान ने किया है। जितना भी जो अकबर को फाइट करने की टेक्निक्स ठीक है आती थी वो सब उन्होंने बैरम खान से ही सीखी थी, कि हुमायूं की डेथ तो तब हो जाती है जब अकबर सिर्फ 13 साल के होते हैं, तो उनको आगे कौन सिखाएगा, तो वो सिखाने वाला काम बैरम खान ने किया था। तो बैरम खान का ही बेटा होता है ये खाने खाना। जब बैरम खान की हत्या कर दी जाती है तो जो अकबर होता है उनकी जो बेगम होती है बैरम खान की, और जो उनका बेटा होता है खाने खाना, दोनों को अडॉप्ट कर लेता है, दोनों को अपना लेता है। और जो अकबर होता है अब वही खाने खाना का एक तरह से गार्जियन की तरह या मेंटोर की तरह उनका ध्यान रखता है। ये जो अब्दुल रहीम खाने खाना थे ये उर्दू के बहुत अच्छे पोइट थे। ठीक है, कुछ बहुत सारी बुक उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी लिखी है। जो बाबर की खुद की जो ऑटोबायोग्राफी थी वो कौन सी लैंग्वेज लिखी थी बाबर ने? चगताई लैंग्वेज में लिखी थी, क्योंकि बाबर जानता था चगताई लैंग्वेज, लेकिन आगे चल के ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है मुगल पे वो होता है पर्शियन लैंग्वेज का। तो इसीलिए जो अब्दुल रहीम खाने खाना होता है वो बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी होती है जो चगताई लैंग्वेज में होती है उसको ट्रांसलेट करता है पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, और दो और बुक लिखता है एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, खेत का खातुम। ठीक है, और ये दूसरी बुक है। ठीक है, ये इन दोनों को ही लिखता है, और ये दोनों ही बुक किसके ऊपर होती हैं? ये एस्ट्रोलॉजी के ऊपर होती हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखना कि अब्दुल रहीम खाने खाना भी नवरत्नों में से एक था अकबर के। इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि बाबर की, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ये कितनी बार, कि बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसको कौन पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, तो वो कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, और जो अब्दुल रहीम को जो ये टाइटल दिया था खाने खाना, ये किसने दिया था? ये भी अकबर ने ही दिया था। उसके बाद है मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, जो मुल्ला दो प्याजा हैं इनका जो रियल नेम था वो था अब्दुल मोमिन, और ऐसा कहा जाता है कि जो मुल्ला दो प्याजा को जो ये नाम मिला था अकबर ने दिया था। एक्चुअली ये प्याज बहुत खाते थे। ठीक है, तो इसलिए अकबर ने इनको उनको मजाक में ये नाम दे दिया था, और बाद में यही नाम ना उनका बड़ा फेमस हो गया। ये अरब से आए थे, और जो मुल्ला दो प्याजा थे बड़े ही हम कहेंगे बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे, और इसलिए अकबर के ये बहुत अच्छे एडवाइज़र थे। ठीक है, और जब भी अकबर को किसी भी चीज़ में कोई सलाह मशवरा चाहिए होता था तो ये अकबर को सलाह मशवरा हमेशा देते थे, और एज अ होम मिनिस्टर वो अकबर के कोर्ट में रह के काम करते थे। ठीक है, तो ये थे मुल्ला दो प्याजा। उसके बाद है हकीम लुकमैन। ठीक है ना, ये देखिए ये भी नवरत्नों में से एक थे अकबर के, और ये जो मिर्ज़ा हकीम के नाम से भी इनको जाना जाता है। ऐसे कहते हैं कुछ हिस्टोरियन तो ये बताते हैं कि ये बहुत अच्छे मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, कि मतलब बहुत अच्छे वैद्य थे ये रॉयल कोर्ट के अंदर। और कुछ ये भी कहते हैं कि ये मुगल किचन में काम करते थे, कि जिनका खाना था जो ये खाना बनाते थे वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता था, तो इसीलिए भी ये अपने उस खाने के लिए भी जाने जाते थे। तो ये दो तरह की जो राय हैं वो उनके बारे में दी जाती है। तो यहाँ पर ये 9th नवरत्नों में से एक थे, ये भी जो हकीम थे, हकीम जो मिर्ज़ा हकीम थे। ठीक है, तो इस तरह से जो पूरे जो 9 इम्पॉर्टेंट जो हम कहेंगे नवरत्न हैं अकबर के, मैंने आपको एक एक करके सारे बता दिए हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? सबसे पहले जो उनके सबसे खास थे वो थे बीरबल। ठीक है, बीरबल के बाद हमने जाना तानसेन जो एक म्यूजिशियन थे। उसके बाद फिर राजा टोडरमल जो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर अकबर के कोर्ट में काम करते थे। उसके बाद है अबुल फजल, ये एक तरह से पोइट थे, इन्होंने ही अकबरनामा और आईने अकबरी को लिखा था। ठीक है, ऑथर थे उसके, और फिर बाद में चल के इन्होंने बाइबल को भी ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। और दिन्हे इलाही के जो चीफ प्रिस्ट थे वो भी अबुल फजल थे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि दिन्हे इलाही के जो चीफ प्रिस्ट है वो कौन थे, तो वो दिन्हे इलाही के जो चीफ प्रिस्ट कौन थे? अबुल फजल थे। ठीक है,
उसके बाद है फिर फैज़ी कोई और नहीं बल्कि ये अबुल फज़ल के ही भाई थे और इनको अकबर के कोर्ट में कोर्ट पोइट का दर्जा हम कहेंगे स्टेटस मिला हुआ था और लीलावती को इन्होंने ही ट्रांसलेट किया था संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में और फिर महाभारत और भगवत गीता को भी इन्होंने ही ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पढ़ा राजा मानसिंह के बारे में। यहाँ पर इनकी फ़ोटो मिसिंग है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो राजा मानसिंह है मैंने आपको बताया कि बहुत ही अच्छे अच्छे जनरल थे ये, जो हमेशा आर्मी को लीड करते थे अकबर की, और बहुत सारी बैटल्स को भी जो जिताने का जो हम कहेंगे जो श्रेय जाता है, कहीं ना कहीं जो क्रेडिट जाता है वो राजा मानसिंह को ही जाता है। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना ये बैरम खान के बेटे थे, जिनको बैरम खान की हत्या के बाद जो अकबर होता है वो इनको अडॉप्ट कर लेता है और आगे चल के फिर वही इनके गार्जियन की और मेंटोर की तरह काम करता है। यहाँ पर जो अब्दुल रहीम खाना होता है वो एक बहुत ही बड़े उर्दू की कहते हैं उर्दू लैंग्वेज का बड़ा ज्ञान था इनको, और ये बाबर के जो ऑटोबायोग्राफी होती है बाबरनामा उसको चगताई लैंग्वेज से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाते हैं। फिर है मुल्ला दो प्याजा, मैंने बताया ये एक अरब से आए हुए इंसान थे। ठीक है, और ये होम मिनिस्टर की तरह काम करते थे अकबर के कोर्ट में। लास्ट है हकीम, ये मैंने आपको बता ही दिया। इन्हें आप तो या तो इन्हें मेडिकल प्रैक्टिशनर के नाम से जान सकते हो या फिर हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छे उनके कोर्ट में शेफ़ थे। ठीक है, या मुगल किचन में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, तो यहाँ पर जो जितने भी जो 9 जेम्स है इंपॉर्टेंट मैंने आपको इनके बारे में बता दिया है कि कौन कौन से थे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, तो यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं दिखाई दिया। तो यहाँ पर ही हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म हो जाता है। जितने भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इनके 9 जेम्स के बारे में मैंने आपको बताने की पूरी तरह से कोशिश की है। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है। ज़्यादा तो इनके नाम पूछ ले जाते हैं या फिर इनके द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट वर्क है कि इन्होंने क्या लिखा। ठीक है ना, ये किसकी तरह काम करते थे, होम मिनिस्ट्री संभालते थे या फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालते थे। तो इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने यहाँ पर सारे उनकी फैक्ट्स जो उनकी फैक्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी और अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।